नमस्कार, मैं दीक्षित गुप्ता, कैरियर काउंसलर। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो कि बनाया है मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो कि एक रैंक्ड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्लान कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग की। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग की जाती है, कौन सी एजेंसीज हैं जो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग करती हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग की जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हम इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग क्यों लेते हैं या इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप एक अच्छा करियर प्लान कर रहे हैं तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ अ गुड कैरियर। अगर मैं बात करूं अभी जेईई एग्जाम की 2020 की, उसमें जो टॉपर थे एडवांस जेईई एडवांस के टॉपर चिराग फिलोर, ही ज्वाइंट MIT rather than IIT बॉम्बे। अगर हम IIT बॉम्बे की रैंकिंग की बात करें, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग की बात करें, तो वो 174 है एज पर द QS वर्ल्ड रैंकिंग। और अगर मैं MIT की बात करूं तो MIT का जो वर्ल्ड रैंक है वो फर्स्ट है। अगर पहली तीन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में मैं बात करूं QS वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंगली, तो पहली यूनिवर्सिटी MIT है, दूसरी स्टैनफोर्ड है और तीसरी हार्वर्ड है। तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो हमारे IIT बॉम्बे की जो रैंकिंग है वो 174 है। तो अब हमारी जहन में ये क्वेश्चन जरूर उठता है या उठेगा कि इस इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग को कौन डिसाइड करता है, कौन सी एजेंसीज हैं जो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग देती हैं। जी हाँ, हमारी दो तरह की रैंकिंग होती है। एक होती है नेशनल रैंकिंग, किसी भी कंट्री के अंदर वहां की नेशनल रैंकिंग एजेंसीज होती हैं। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो NRAF जो कि MHRD से फंडेड है, MHRD के अंडर काम करती है, वो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग देती है इंडिया के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज की। लेकिन अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में हमारी दो मेनली एजेंसीज हैं, QS वर्ल्ड रैंकिंग एंड टाइम्स हायर एजुकेशनल वर्ल्ड रैंकिंग। तो पहले ये ज्वाइंटली थी, 2010 तक ये ज्वाइंट थी, कंबाइंड थी, लेकिन उसके बाद ये अलग होगी। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2014 के बाद अलग आने लगी, टाइम्स अपनी अलग से रैंकिंग निकालने लग गया। लेकिन मेनली अगर हम जब भी बात करते हैं तो इन दो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग एजेंसीज की बात करते हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट है स्टडी के लिए। तो आगे हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग जो एजेंसीज देती हैं तो वो किन पैरामीटर्स पे डिसाइड होती हैं। तो इनके कुछ पैरामीटर्स रहते हैं जिनको कि ये कॉलेज या यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करवाती हैं इन एजेंसीज को। उन पैरामीटर्स में अगर हम सबसे पहले बात करें तो वो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की लोकेशन की है कि वहाँ की लोकेशन कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद बात करेंगे कोर्सेज की कि उन इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से कोर्सेज रन हो रहे हैं, उनकी मार्केट में डिमांड कितनी है, और उन कोर्सेज को रन करने वाले जो एकेडमिशियंस हैं या एकेडमिक स्टाफ है या टीचर्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका रिसर्च वर्क में कितना कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो रिसर्च की है उसकी साइटेशन कितनी है, उन्होंने कितने जर्नल्स में अपनी पार्टिसिपेशन दी है। तो इन सारी फैक्टर्स को वो कंसीडरेशन में लेते हुए अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, वो होता है लैब फैसिलिटीज। आप लैब्स आपकी कैसी हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर, लैब्स आउटडेटेड उसके अंदर इक्विपमेंट्स तो नहीं है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स कितने हैं, वहाँ पे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में सब्सक्रिप्शंस कितनी है, लाइब्रेरी कैसी है, वहाँ स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं, चाहे वो कैंटीन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो रेजिडेंशियल फैसिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो किस तरह से दी जा रही है, वहाँ का जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं, उनका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, कि बच्चों को प्लेसमेंट कैसी दी जा रही है और उस प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आ रही हैं वो किस लेवल की हैं और कितना सैलरी पैकेज ऑफर कर रही हैं और उनके रिव्यूज कैसे हैं।
तो इन सारे पैरामीटर्स को, ये बहुत कम मैंने पैरामीटर्स बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि ये इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग वाले कंसिडरेशन में लेते हैं, और उसके बेसिस पे जब सारे इंस्टीट्यूशंस की ये पैरामीटर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको एक जगह इकट्ठा करके कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके उनको एवेलुएट करते हैं और उनके बेसिस पे फिर फाइनली रैंकिंग देते हैं। ये रैंकिंग दो तरह की होती है, एक तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग होगी और एक सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग होती है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग की बात करूं तो ये डिफर कर सकती है यूनिवर्सिटी रैंकिंग से, क्योंकि मान लीजिए आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आपको वहां पे डालना होगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग रिस्पेक्ट सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। अगर आप यूजी के लिए जा रहे हैं तो आप यूजी डालेंगे, पीजी के लिए जा रहे हैं तो पीजी डालेंगे, तो उसमें कोर्स वाइज रैंकिंग अलग से रहती है। तो उसके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि मान लीजिए आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत बेहतरीन इंडिया में कराई जाती है, तो जब हम इंडिया में सर्च करेंगे क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में तो वो हमें आईआईटी बॉम्बे दिखाएगा। अगर हम वर्ल्ड में जाके सर्च करेंगे तो हो सकता है ये एमआईटी दिखाए, हो सकता है ये स्टैनफोर्ड दिखाए, हो सकता है ये हार्वर्ड दिखाए। तो इस तरह से वर्ल्ड रैंकिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करने में। और अगर आप एक अच्छा इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ अ गुड कैरियर। आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ये रैंकिंग देख के अगर आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हो। तो गाइस आई होप कि आप अगर करियर प्लान कर रहे हैं, मैंने आपको बातें बताई उसको ज़रूर जहन में रखेंगे और उसके हिसाब से अपना इंस्टीट्यूशन रैंक करेंगे। और मैं आपको अश्योर करता हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छा कैरियर, आपका एक अच्छा फ्यूचर, ब्राइट एंड प्रॉस्पेक्टिव फ्यूचर आप अपने में देख सकते हैं। अगर आप अच्छा इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग के बारे में और वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे ईमेल आईडी पे, फ़ोन नंबर्स पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं या अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। तो आज आपके लिए इतना ही, ज़्यादा ना कहता हुआ विश्राम लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।